इंटेंट और कंटेंट्स पे बात करें ना हमसे। देखिए, मिसलीड तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उनकी सरकार कर रही है। जिस तरह से आप बाकी मामलों में ट्वीट करते हैं, अपनी भूमिका दिखाते हैं, 2-2.5 महीने हो गए, लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं और एक बार भी आपका दिल नहीं पसीजा कि इनसे बैठ के बात करें और समस्या का समाधान ढूंढें। लाखों लोगों को कोई मिसलीड कर रहा है। यह कहना भी उन आंदोलनरत किसानों का एक तरह से अपमान है। और प्रधानमंत्री ने तो सदन में कह दिया आंदोलन जीवी। आपने मजाक उड़ाया। तो प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। यह भाषा प्रोवोकिंग है लोकतंत्र में, इस तरह की भाषा। और आप परजीवी तो आंदोलन जीवी, ये शब्दावली कहीं से भी उचित नहीं है उन किसानों के प्रति जो ठंड में, बारिश में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाने के बाद भी डटे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ये भ्रम न फैलाए कि लोग किसानों को गुमराह कर रहा है। इनफैक्ट सरकार अभी भी हठधर्मिता अपना रही है और कहीं से भी उसके मन में ये संवेदनशीलता और जिम्मेदारी नहीं आई है कि किसानों से बात करके समस्या का समाधान करें। ये आंदोलन बहुत पवित्र था, लेकिन आंदोलन जीवी ने इसको हाईजैक करके इसका रूप ही बदल दिया। किसी ने आंदोलन को हाईजैक नहीं किया है। उन्हें लगता होगा जैसे उन्होंने अन्ना के आंदोलन को आरएसएस और बीजेपी ने हाईजैक करके फायदा उठाया। वो काम उनका है। बीजेपी इस तरह काम करती है। भारत के कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। हम उस आंदोलन की सार्थकता को मानते हैं। हम ये जानते हैं कि किसान सही बात को लेकर सड़क पर बैठा है और सरकार जिद पर अड़ी हुई है। तो ऐसे सत्ता नहीं चलती। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को अपनी जिद और हठधर्मिता का त्याग करना चाहिए और 3 कृषि कानून जिसे अब 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हो गए, तो भैया वापस लीजिए ना। किसानों से बात करके उसका रास्ता निकालिए। लाखों की संख्या में किसान है। अभी तो सिर्फ 2-3 राज्य के लोग हैं। यह आंदोलन बढ़ेगा और धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी होगा। कांग्रेस और टीएमसी ने तो वॉकआउट कर दिया उनकी स्पीच पर। स्वाभाविक है ना। अगर आप प्रोवोकिंग स्पीच देंगे, चिढ़ाने वाली बात करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे भाषण को सुनने से क्या लाभ है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। देश को अपेक्षा होती है कि प्रधानमंत्री जो बात बोलेंगे वो बातें गंभीर होगी, सच्चाई से ओतप्रोत होगी। लेकिन यहां तो सिर्फ भाषणबाजी मिलती है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री से देश के लोगों की अपेक्षा है, किसानों को भी अपेक्षा है। हम तो इतना ही चाहते हैं कि किसानों की बात को सुने और उनकी मांगों को पूरा कर लें। इससे प्रधानमंत्री का कद छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन आप जिद पर आ रहे हैं तो ये कहीं से भी भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं। प्रियंका गांधी ने कानून को तो राक्षसी रूप कर दिया, बोला किसानों को ले जाएगा। देखिए, किसान कानून में जो भी प्रावधान है वो हर हालत में किसानों के खिलाफ है। अगर आप कहीं मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आप अपने फसल को औने पौने दाम पर चंद पूंजीपतियों के एजेंटों के हाथों बेचने के लिए मजबूर होंगे। आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। बड़े बड़े पूंजीपति उन सभी चीजों को इतना जमाखोरी कर लेंगे खाद्यान्न का कि आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज, आप किसी मामले में कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यह इसीलिए तो ये काला कानून कहा जा रहा है। कोर्ट बना क्यों है? अगर हमें कहीं कुछ दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, हमारे साथ अन्याय होगा, तो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। तो प्रियंका जी ने आज जो कुछ भी सहारनपुर में कहा है बिल्कुल ही सही कहा है। यह कानून इस देश के किसानों के खिलाफ है और किसानों की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का एक प्रयास है मोदी सरकार के द्वारा। ममता बनर्जी ने मालदा में कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने का मतलब है दंगाइयों को सत्ता में लाना। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो भाजपा को वोट कीजिए। देखिए, ममता जी ने अब चुनाव का मैदान है, उनको जो अच्छा लगा बंगाल के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। लेकिन बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े संगठन कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े जिससे उनको राजनीतिक लाभ हो।
तो संभवतः ममता जी ने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के कहा होगा। कांग्रेस तो आरंभ से इस बात को मानती है कि इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाने का अगर कोई संगठन काम करता है तो भाजपा और आरएसएस है। जगदीप धनखड़ वहाँ गवर्नर मानते हैं कि वहाँ बहुत डर है और उस डर के खिलाफ बोलना नहीं है। मैंने तो बहुत कुछ बोला। डेमोक्रेसी और डर एक साथ नहीं रह सकते। जगदीप धनखड़ जी माननीय महामहिम राज्यपाल के पद पर बैठे हैं, लेकिन उनके बयान लगातार जब से वो गवर्नर बन के बंगाल गए हैं वो राजनीतिक बयान होता है। उनके कई ऐसे बयान आए हैं जिसमें लगता है कि कोई गवर्नर नहीं भाजपा के नेता बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजभवन और राज्यपाल के पदों की जो गरिमा है उसका कहीं न कहीं सबको ध्यान रखना चाहिए, गरिमा बनी रहे। और जो उस पद पर बैठे लोग हैं उनका भी दायित्व है कि राजभवन की गरिमा और राज्यपाल पद की गरिमा को बचाए रखें। अमित शाह गुरुवार को जा रहे हैं परिवर्तन यात्रा में बंगाल। जाना ही चाहिए ना। इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेताओं को यह हक है कि जहां चुनाव हो वहां जाकर अभियान चलाएं। तो अगर अमित शाह भी जा रहे हैं तो ये उनका हक है, कोई उनको रोक थोड़ी रहा है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप तनाव मत फैलाएं, वहां पर सांप्रदायिकता न फैलाएं। जो इनकी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में तनाव और विद्वेष फैलाएं, उससे उन्हें बचना चाहिए।